हेलो एवरीवन। देखो, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आज तो स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और स्वतंत्रता दिवस पे बाबू आप लोग को हम इतना बोलेंगे कि अपने विचारों से स्वस्थ रहिए और विचारों से स्वतंत्र रहने के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का भी बहुत सारा ध्यान रखो। देखो, एक्चुअल में होता क्या है ना कि स्वतंत्रता दिवस के नाम पे हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि बस आज के दिन भारत आज़ाद हुआ था, ऐसा नहीं है। हाँ, आज़ाद तो खैर हुआ क्योंकि उस दिन अंग्रेज चले गए थे। जो पावर था एक्चुअली वो ट्रांसफ़र हुआ था अंग्रेज़ों से भारतीयों को। तो खैर वो जो हुआ है वो तो ठीक है। हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, हमेशा अपने शरीर का बहुत ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। ओवरऑल स्वास्थ्य है तो ही सब कुछ है। और स्वतंत्रता दिवस है तो अपने विचारों से एकदम स्वतंत्र रहिए, है ना, स्वस्थ रहिए, बहुत अच्छे रहिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ाई। और हम लोग पढ़ाई भी स्टार्ट ये कर रहे थे, एक्चुअली स्टार्ट कर चुके थे हम लोग, और हो रहा था प्रोडक्शन बजट एंड सेल्स बजट। एंड प्रीवियस क्लास में हम लोग देखो कहाँ तक किए थे, एक बार चेक किया जाए। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी 4 नंबर तक किया हुआ है। ये 4 होमवर्क में था आई गेस। हाँ, ये 4 होमवर्क में था, तो 4 किया हुआ है, 4 होमवर्क में दिया हुआ है। और उसी प्रकार एक 2 भी था शायद, तो 2 भी होमवर्क में है। तो ये तो हो चुका है, 4 तक हो गया है। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसके साथ साथ और भी हम बता दें आप लोगों को कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, है ना, एफएम का क्लास भी अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पे। आप जाके देखिए, वहाँ पे फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। और उसका एक सीरीज़ प्रॉपर बनाया गया है, वो सीरीज़ को यूट्यूब में दे दिया गया है। आप देखिए, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात। अब हम लोग जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे भी कौन सा चैप्टर हो रहा है? बजट वाला चैप्टर हो रहा है। बजटरी कंट्रोल बोलो या फिर बजट बोलो, जो बोलना है। तो ये बजट वाले चैप्टर में आज क्वेश्चन नंबर 5 से होगा, जिसमें क्या क्या हो रहा था बोलो तो सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट, ये तो 2 हुआ था, सेल्स और प्रोडक्शन। इसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम ये भी बताए थे टोटल 4-5 बजट पढ़ना है। इसके बाद एक फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट आएगा, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, और उसके बाद आएगा कैश बजट। और इतना पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट इसका चैप्टर का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट किया जाए वीडियो। देखो, अब इसमें होता क्या है बता दें। हम सेल्स बजट तो कर ही रहे हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं। और 5 में लिखता है, 5 में ये लिखा है कि टेक्समैन पब्लिकेशन प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स बुक्स इनकम टैक्स बाय डॉक्टर सिंघानिया फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। साफ साफ बात है, यहाँ पे प्रोडक्शन बजट बनाने को बोला गया है फॉर 4 क्वार्टर। कितने क्वार्टर का बनाना है? 4 क्वार्टर का, ठीक है। 4 क्वार्टर देखो यहाँ पे लिया ना, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसा 4 क्वार्टर के लिए बनाना है, ठीक है। और एज्यूम करो कि जो ओपनिंग स्टॉक होगा फर्स्ट क्वार्टर का वो होगा 400 कॉपी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट क्वार्टर है, ये जो पहला वाला क्वार्टर है, इसका ओपनिंग स्टॉक बता दिया गया है। इसका ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 400 कॉपी। ये कॉपी का मतलब हुआ 400 पीस, है ना। जो बुक है, बुक का 400 पीस, ठीक है। 400 कॉपी जो है वो उसका फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग है। इसके अलावा सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर ऐसा है। सभी का क्लोजिंग देखो दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, सभी का क्लोजिंग स्टॉक बताया गया है। और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन में कुछ ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन की है, ठीक है। क्या है? स्पेसिमेन गिवन, स्क्रैप, लॉस्ट, है ना, सेल्स ऑफ बुक। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछते हैं, ध्यान से जरा मेरी बात को सुनेंगे। सबसे पहली बात, प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? हम लिखवाए हैं आपको पहले ही, तो उम्मीद करते हैं आता होगा। स्पेसिमेन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से। स्पेसिमेन बोल रहे हैं, सॉरी। प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट निकालने का क्या है फॉर्मूला? प्रोडक्शन यूनिट निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग यूनिट। ध्यान से सुनेंगे बाबू, क्लोजिंग यूनिट या क्लोजिंग स्टॉक जो भी कहना है, प्लस इसके साथ सेल्स को ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं ओपनिंग यूनिट, माइनस कर देते हैं ओपनिंग यूनिट। अगर ध्यान से थोड़ा सोचा जाए तो इसमें हो क्या रहा है, देखो तुमको हम बड़ा बारीकी से समझा रहे हैं बाबू। मान लो तुम्हारा एक दुकान है, शॉप है, ठीक है। और इस शॉप में क्लोजिंग में तुम्हारे पास 500 यूनिट रहना चाहिए। बस मान के चलो दुकान में 500 यूनिट बचना चाहिए। प्लस सेल भी करना है तुम्हें साल भर में, मान लो, या एक दिन में, जो भी टाइम लेना है। 5000 पीस सेल भी करना है, तो 500 पीस रखना भी है लास्ट में। 5000 पीस सेल भी करना है, तो 5500 हो रहा है। लेकिन ओपनिंग में ना तुम्हारे पास 200 पीस था भी, मतलब तुम्हें रिक्वायरमेंट जो है, ये जो रिक्वायरमेंट है इतना, ये रिक्वायरमेंट है 5500 का, ठीक है। 5500 का रिक्वायरमेंट है, लेकिन 200 पहले से था। तो तुम बोलोगे ना भाई कि हमें फिर 5300
पीस सामान बनाने की ज़रूरत है। देखो टोटल क्लोजिंग में रहना चाहिए 500 प्लस सेल्स भी करना है 5000, तो रिक्वायरमेंट कितने का हो गया 5500, लेकिन 200 मेरे पास पहले से था, तो इसका मतलब मुझे 5300 और बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये लॉजिकली सही है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को अगर तुम और थोड़ा डीप में स्टडी करोगे तो क्या होगा, देखो ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक है 500 और हमें सेल कितना करना है 300। अच्छा ये सेल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास से आउटफ्लो हो जाएगा गुड्स का, गुड्स हमारे पास से चले जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 500 जो क्लोजिंग में रखना है उसको तो जोड़ेंगे, प्लस कितने का गुड्स आउटफ्लो हो रहा है उसे भी जोड़ना है। सेल्स में तो गुड्स आउटफ्लो होगा, हमारे पास से गुड्स जाएगा तो उसे भी जोड़ देना है। अच्छा एक बात सोच के देखो, अगर सेल्स के साथ साथ किसी और कारण से भी गुड्स गया होता तो उसे भी ऐड कर दिए होते, ठीक है। और फिर ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। तो इसका मतलब अगर अच्छे से बोला जाए तो इसका मतलब सर सिर्फ सेल्स ही प्लस करने से यहाँ पे नहीं होगा, सेल्स के साथ साथ अगर किसी और कारण से भी आउटफ्लो हो रहा है तो उस आउटफ्लो ऑफ गुड्स को भी प्लस करना होगा, बिल्कुल। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स प्लस अगर किसी और कारण से भी आउटफ्लो हो रहा है तो उसे भी जोड़ दो और माइनस कर देना है क्या, ओपनिंग स्टॉक। सेम केस यहां पे हुआ है, देखो क्लोजिंग स्टॉक इसके साथ सेल्स जोड़ना है, सेल्स तो जोड़ना ही है, इसके साथ ये दोनों जो है ना, ये दोनों कारण भी तो आउटफ्लो हो रहा है। क्या है, एक है स्पेसिमेन गिवन, एक है स्क्रैप। स्पेसिमेन गिवन का मतलब होता है कि स्पेसिमेन में नमूना जो बने, सैंपल जो दुकान में हम बांटेंगे, ये भी तो मेरे पास से आउटफ्लो हो रहा है। प्लस स्क्रैप का मतलब होता है नष्ट हो जाना, लॉस्ट हो जाना, चोरी हो जाना, है ना, कुछ किसी भी कारण से नष्ट हो गया। तो ये सब भी तो एक तरह से मेरे पास से जा ही रहा है ना, आउटफ्लो ही हो रहा है ना, सिर्फ सेल्स से आउटफ्लो हो रहा है ऐसा नहीं है, इन सभी कारणों से भी आउटफ्लो हो रहा है। तो इन सभी कारण से जो आउटफ्लो हो रहा है प्लस सेल्स से जो आउटफ्लो हो रहा है वो सबको जोड़ना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, है ना। तो देखो अब बनाया जाए क्वेश्चन, बनाना है कितने मंथ का, 4 मंथ का, है ना। चलिए 4 मंथ का बनाते हैं। प्रोडक्शन बजट बनाना है 4 मंथ नहीं है एक्चुअली, शायद 4 क्वार्टर है आई गेस, ठीक है 4 क्वार्टर है। ये है पहला क्वार्टर, एक मिनट, ये दूसरा क्वार्टर, फिर ये तीसरा क्वार्टर एंड द लास्ट वन चौथा क्वार्टर, ठीक है। अब बताओ जरा फॉर्मूला क्या बनता है। अच्छा यहां ना एक और बना देते हैं, एक मिनट, क्या बन गया भाई, ये कुछ और ही बन जा रहा है। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। ठीक है चलो ऐसे रफ फिगर ही बना देते हैं, समझ में तो आ रहा है ना। देखो कितने क्वार्टर का है यहाँ पे, क्वार्टर है 1 2 3 4, Q1 Q2 करके लिखा हुआ है ना, हम भी लिखते हैं। ये क्वार्टर 1 है, ये क्वार्टर 2 है, ये क्वार्टर 3 है और ये क्वार्टर 4 है, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखना है। अब बताओ फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से सुनेंगे, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग यूनिट, ठीक है। इसके साथ ऐड क्या करना था, ऐड करना था कि सर जिस जिस कारण से आउटफ्लो होगा, माने सेल्स तो होगा, इसके साथ वहां था कि स्पेसिमेन गिवन, तो इसे भी ऐड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ था लोस्ट, है ना, स्क्रैप या लोस्ट, तो इसे भी ऐड करना पड़ेगा। ये सब ऐड होगा और ये सब ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक, बस जब इसे माइनस कर दिया जाएगा तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वही कहलाएगा प्रोडक्शन, यानी कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन, और आप ब्रैकेट में लिख लेंगे एस्टिमेटेड।
मतलब कितना एस्टिमेट है प्रोडक्शन होने का। तो देखो कुछ कुछ डाटा तो गिवन है, जो डाटा गिवन है उसे बैठा देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का डेटा तो गिवन है पूरा पूरा 800, 600, 1500 बैठा दो। 800, 600, 1000 और 500। सेल्स का डेटा भी गिवन है, कितने का सेल्स है देखो 4000 है ना, 9400, 4000, 9400, 6000 और 7800, 6000 और 7800। ठीक है, इसके साथ साथ स्पेसिमेन का भी गिवन है पूरा तरह से 500, 600, 500, 600। अच्छा 500, 600, 500, 600 है। ठीक है, लिख देते हैं 500, 600, 500, एक मिनट, 500 और फिर 600। इसी के साथ साथ स्क्रैप का भी डेटा गिवन है 100, 200, 100, 100, 100, 200, 100, 100। ठीक है, अब चाहिए ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ओपनिंग स्टॉक के बारे में यहाँ लिखता है कि फर्स्ट क्वार्टर का है ना, ये था ना, फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक जो है सो कितना है 400 कॉपीज है फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग। तो फर्स्ट वाले का ओपनिंग 400 है, यहाँ पे 400 बिठा देते हैं। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट वाले, ध्यान से सुनना है ना, बहुत बहुत आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है ऐसा नहीं है। फर्स्ट वाले का तो ओपनिंग मिल गया, फर्स्ट वाले का ओपनिंग मिल गया। अच्छा क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाले का क्लोजिंग होगा यानी कि ये 800, क्या वही वाला सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग बन जाएगा? यहाँ पे 800 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो सेकंड वाले का क्लोजिंग होगा वो थर्ड वाले का ओपनिंग बन जाएगा। उसी प्रकार जो थर्ड वाले का ओपनिंग होगा वो फोर्थ वाले का, सॉरी थर्ड वाले का जो क्लोजिंग होगा वो फोर्थ वाले का ओपनिंग बन जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल सा है, बैठाते चले गए डेटा को बस। अब बस ऐड लेस करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या हार्ड है इसमें बोलो? कुछ भी हार्ड है, एकदम बच्चों वाला सवाल है। चलो देखते हैं, जोड़ो इसको। 800 कैलकुलेटर उठाओ और फटाफट हिसाब करो। 800 प्लस 4000 प्लस 500 प्लस 100, 5400, और उसमें 5400 सॉरी, और उसमें से माइनस हो जाएगा 400 तो बचेगा 5000। दूसरा वाला क्या है 600 प्लस 9400 प्लस 600 प्लस 200, माइनस कर लो उसमें से 800, बचेगा 10000। अच्छा हम जोड़ के लिखने भूल गए क्या यहाँ पे? 600 प्लस 9400 प्लस 600 प्लस 200 यानी कि 10800, 10800 यहाँ पे जोड़ लो। 6 और 1 7000, 7600, 7600 में से 600 जाएगा तो 7000 बचा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे कितना होगा बोलो? 8300 और 600 और 700, 8900, मतलब यहाँ पे 9000 हो जाएगा है ना। 9000 में से 1000 गया तो 8000 बच गया। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है। 5 10 5 10 7 8, ये आंसर है या नहीं है? अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये कौन से क्वेश्चन नंबर का है? क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 है। आंसर कितना आया है? 5 10 7 8। देखते हैं चेक करके 5 10 7 8 है या नहीं है। 5 10 7 8, ये रहा आंसर और ये आ गया 5 10 7 8। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया आप लोगों को। एक और बनाते हैं, एक और बनाया जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बना दिया, और जब 5 मैंने बना दिया तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 6 बनाते हैं। 6 में क्या लिखता है कि यहाँ पे तुम्हें यहाँ भी प्रिपेयर करना है। देखो प्रोडक्शन बजट, ठीक है, और प्रोडक्शन बजट है यहाँ पे। प्रोडक्ट 3 है, ए है, बी है और सी है। तो खैर 3 है तो उससे क्या दिक्कत है, फॉर्मूला तो एक ही जैसा होता है ना। चलिए बनाया जाए। ए बी सी 3 प्रोडक्ट का है, और तीनों प्रोडक्ट का देखो ओपनिंग दिया हुआ है। ये ओपनिंग है 1 जनवरी का, और ये 30 जून का क्लोजिंग दिया है, और ये सेल्स भी दिया हुआ है। लो सब तो डेटा दिया हुआ ही है, जस्ट पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। कुछ इसमें हार्ड है नहीं, बस ये नीचे कुछ नॉर्मल लॉस के जैसा दिया हुआ है, इसको देखते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है, चलिए 3 फिगर है मेरे पास है ना। तो एक ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ इन द सेंस की चार्ट बनाया जाए। ये क्या बन गया?
ठीक है, 3 प्रोडक्ट है, एक है ए, एक है बी और एक है सी, और हम लोग बना के आ रहे हैं प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट, और प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला एज यूजुअल हर बार की तरह सेम रहेगा, आपको अच्छे से पता है क्या फॉर्मूला है। एक तो है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के साथ ऐड कर देना है सेल्स का यूनिट, और जो भी डेटा आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें लेस कर देना है ओपनिंग वाला यूनिट। इसमें लेस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग यूनिट, ठीक है। ओके, अभी देखेंगे इसमें नया क्या है। नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट दिया है ना, तो कुछ नया मिलेगा इसमें सीखने को। चलो देखा जाए, क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है। देखो ये पूरा पूरा डेटा क्लोजिंग स्टॉक का है ना। डेट देख लो भाई, 30 जून का है, लास्ट डेट है। क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, 8,000 और 14,000। यहाँ लिखते हैं 10,000, 8,000 और 14,000, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक का डेटा है 7, 9, 13, तो यहाँ पे लिख दीजिए फटाफट 7, 9, 13, ठीक है। ये सेल्स का डेटा है, क्या है सेल्स का डेटा 60, 50, 80, यहाँ लिखते हैं 60,000, 50,000 और 80,000 ऐड करते हैं। देखो तो आ जाएगा 60 और 10 70, और 70 में से 7 घटेगा तो 63,000 यानी 63,000। यहाँ देखते हैं 58,000 आएगा, और उसमें से 9 माइनस हो जाएगा। 58 में से 9 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चे लोग, 48 बचेगा ना, गलत 49 बचेगा, सॉरी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐड करने से कितना बन रहा है 94, और 94 में से 13 घटाएंगे तो 81,000 बचेगा, ठीक है। देखो यही प्रोडक्शन हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आगे लिखता है, यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनने वाली बात है, यहाँ पे आगे कहता है कि नॉर्मल लॉस होगा, कितना होगा, ए में होगा 10%, बी में होगा 2% और सी में फिर से हो जाएगा 10%, यानी कि 2%, 10%, 2% और फिर से 10%। सुनना है ध्यान से, 10%, 2%, 10%। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस का मतलब होता क्या है। मीन जितना भी सामान बनाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा तो लॉस में चला जाएगा। जैसे कि अगर मान लो नॉर्मल लॉस नहीं रहता तो क्या यही बन जाता प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना है, नॉर्मल लॉस अगर नहीं रहता तो क्या यही बन जाता प्रोडक्शन, यही बन जाता प्रोडक्शन, है ना। अगर नॉर्मल लॉस नहीं रहता तो यही बन जाता प्रोडक्शन। मीन्स मुझे इतना 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 बनाना पड़ता, 63,000, 49,000 और 81,000। लेकिन वहाँ कह रहा है कि नहीं इसमें लॉस भी होने वाला है, आप जितना भी बनाइएगा उसमें कुछ हिस्सा लॉस हो जाएगा। कितना लॉस होगा, ए वाले में 10%, ए वाले में 10%, बी वाले में 2% और सी वाले में फिर से 10%। 10%, 2% और 10% का नॉर्मल लॉस हो जाएगा, नॉर्मल लॉस हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर 63,000 मुझे आउटपुट चाहिए, देखो मुझे चाहिए तो 63,000, है ना, 63,000, 49,000, 81,000, तो 63,000 बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 63,000 चाहिए और हम 63,000 ही बनाएंगे फिर तो 10% नुकसान हो जाएगा, तो मैं तो और क्वांटिटी घट जाएगा ना। समझिए बात को, मुझे चाहिए कितना कितना, मुझे चाहिए 63,000, 49,000, 81,000। अगर हम 63,000 ही सामान बनाते हैं तो फिर यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल लॉस माइनस हो जाएगा 6,300, और फिर जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। जितना भी आएगा आपका देखिए कितना, 13 में से 6 गया, 13 तो बचेगा नहीं, 12 में 6 गया 6, 56,700 ये बचेगा। तो मुझे इतना थोड़ा ना चाहिए, मुझे चाहिए 63,000। फिर हम बनाएंगे कितना, सर जरूर ज़्यादा बनाना पड़ेगा, है ना। 63,000 से भी ज़्यादा इतना बनाना पड़ेगा कि 10% नुकसान लेस करने के बाद भी मेरे पास 63,000 रुपये, 63,000 क्वांटिटी में सामान बचा रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो बहुत आसान सी बात समझाते हैं बाबू, फिर से समझ लो एक बार। 63,000 कब चाहिए हमें, लॉस वगैरह को हटा करके। इसका मतलब जरूर इससे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाना है, फिर वहाँ से मेरा नॉर्मल लॉस होगा, जो भी नॉर्मल लॉस होना है नॉर्मल लॉस होगा, उसके बाद मेरा बचा हुआ कितना रहेगा 63,000। तो क्वेश्चन है कि हम सामान बनाएं कितना। तो एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस कितना है 10%, और ये 10% हमेशा टोटल का होता है, ये टोटल है, टोटल में से माइनस हुआ नॉर्मल लॉस, तो 63,000 बचना चाहिए।
तो नॉर्मल लॉस का 10% है, यानी कि सॉरी टोटल जो है टोटल उसके ऊपर 10% है। तो अगर टोटल में से 10% घटेगा तो ये वाला 90% बचेगा, है ना। मतलब ये जो 63,000 या ये जो 49,000 दिया हुआ है ये सब का सब 90% के इक्वल में है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ए के लिए कैसे सॉल्व होगा। ए के लिए सॉल्व हो जाएगा, ये जो 63,000 है ये कितने के बराबर है, 90% के बराबर है। तो बाय में 90 और 10% निकालना है ना, तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये ए का हो गया। अगर हम बी के लिए बात करें, बी के लिए, तो बी का है 49,000 और उसका तो 2% का नुकसान है, मतलब ये 98% के बराबर है, इंटू 2 कर लेना है। और अगर हम सी का बात करें तो सी का जो 81,000 है ये फिर से 90% के बराबर है, तो बाय 90 और इंटू 10 कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों का पहले क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। अच्छा हम लिखने भूल गए ऊपर में नॉर्मल लॉस, यहाँ लिख लो पहले, ये प्रोडक्शन तो चलेगा नहीं है ना, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस। और कितना कितना आएगा, तो देखो ऐसा सॉल्व, ए का सॉल्व करो, बी का सॉल्व करो तो आ जाएगा। फिर कितना कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 7,000, यहाँ पे आएगा 1,000 और यहाँ पे आएगा 9,000। उसके बाद हम लोग अगेन इसको जोड़ेंगे इसको, ठीक है। और इसको जोड़ने के बाद जो आंसर निकल करके आएगा वो होगा सही मायने में हमारा प्रोडक्शन का यूनिट। और जो आंसर आएगा वो आएगा 70,000, 50,000 एंड 90,000। अब तुम इसका 10% करके देखो ये आ जाएगा, इसका 2% करो देखो ये आ जाएगा, इसका 10% करो देखो ये आ जाएगा, है ना। तो ये बन गया वापस से प्रोडक्शन बजट। ऊपर में हेडिंग जरूर देना है, प्रोडक्शन बजट ऐसा लिखना जरूर है, और अच्छा से लिखना है तो लिख दो फॉर प्रोडक्ट ए बी सी ऐसा करके लिख दो और अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 समझा दे रहे हैं, घर में बना लेना। इसमें लिखता है एक कंपनी मैन्युफैक्चर करता है 2 ठो प्रोडक्ट, नाम है ए और बी, ठीक है। और आगे लिखता है कि फोरकास्ट फॉर नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, माने सेल का बात कर रहा है, जो सेल्स है वो कितना है। सेल्स के लिए नीचे में इंफॉर्मेशन लिखता है कि जनवरी महीना का ए का सेल इतना है, बी का इतना है, उसी प्रकार फरवरी महीना का इतना सेल है, मार्च का इतना है, अप्रैल का इतना है। दोनों का ए और बी का अलग अलग सेल्स बताया हुआ है। आगे लिखता है इट इज एस्टिमेटेड दैट, ऐसा एस्टिमेट कर हुआ है, पता चला है, देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, तो आगे हम बता दें थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में। देखो एक गुड्स का 3 अवस्था होता है, कोई भी गुड्स या इन्वेंट्री है उसका 3 अवस्था है। जहाँ पे फैक्ट्री में सामान बनता है उसका 3 अवस्था होता है। एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब हुआ जब सामान एकदम से नया मीन्स अभी तक बना नहीं है, जस्ट आया है कच्चा सामान, ठीक है, उसे रॉ मटेरियल बोलते हैं। एक सामान होता है जो आधा अधूरा बना हुआ होता है, जिसे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। कुछ सामान ऐसा होगा ना फैक्ट्री में जो अभी मशीन में ही फंसा हुआ है, कंप्लीट बना ही नहीं है, उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और जो लास्ट है, जो सामान बन गया होता है, कंप्लीट बना है, मार्केट में बिकने के लिए रेडी है, उसे फिनिश गुड्स बोलते हैं। जैसे कि कभी इस दिन सड़क में जाओगे तो वहां लिखा रहता है, अगर कहीं पे सड़क बन रहा है तो लिखा रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि काम अभी चालू है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और अच्छा से एग्जांपल से समझना है तो जो भी ईंटा, बालू, रड है ना, ये सब रॉ मटेरियल है। अगर घर का दीवार उठ जाता है, आधा अधूरा बना है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। और जब कंप्लीट घर बन जाता है, वायरिंग, पेंटिंग या और जो भी प्लम्बिंग का काम है सब हो जाता है, तो वो फिनिश गुड्स बन जाता है। तो 3 अवस्था होता है गुड्स का, और यही सेम अवस्था फैक्ट्री में भी होता है जहाँ पे कंप्लीट गुड्स बनता है, ठीक है। देखो तो अब इसमें होता क्या है, यहाँ लिखता है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में लिखा है कि ना ओपनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस है ना क्लोजिंग में। ये इस लाइन को इग्नोर करना है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। नहीं है तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं तो ही अच्छा है, अगर वर्क इन प्रोग्रेस रहता तो ये सवाल थोड़ा पेचीदा बन जाता। तो वर्क इन प्रोग्रेस इस क्वेश्चन में है नहीं। और लिखता है कि फिनिश गुड्स जो होगा, जो यानी कि जो फिनिश यानी जो बन के निकलेगा, यानी कि प्रोडक्शन का बात करना चाह रहा है, जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जो होगा, फिनिश यूनिट्स जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, हाफ द सेल, सेल का आधा किसके लिए, फॉर द नेक्स्ट मंथ। मीन जो नेक्स्ट मंथ का जो सेल होगा उसका आधा, नेक्स्ट मंथ का जो सेल होगा उसका आधा जो होगा वो क्या होगा, उसका आधा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मिस्टेक पड़ दी है शायद। फिनिश्ड यूनिट इक्वल टू
हाफ ऑफ द सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट मंथ के सेल का हाफ अगर किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक का डेटा दे रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक होगा हाफ ऑफ द सेल, सेल का आधा, हाफ ऑफ द सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का सेल का आधा इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो ये प्रोडक्ट ए का बात कर रहे हैं, तो जो बी, जो प्रोडक्ट ए का जो फरवरी मंथ का जो सेल है कितना है 3400, इसका आधा पिछले साल, पिछले मंथ का क्लोजिंग स्टॉक था। उसी प्रकार इसका आधा यहाँ का ओपनिंग स्टॉक था। उसी प्रकार अप्रैल का सेल का आधा मार्च का क्लोजिंग स्टॉक था। इस प्रकार से ये लोग क्लोजिंग स्टॉक देकर के रखा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक मालूम है ना, और सेल्स भी तो मालूम है, सेल्स तो बताया हुआ है ऑलरेडी। तो क्लोजिंग स्टॉक भी मालूम हो गया, सेल्स भी मालूम हो गया। निकालने को क्या कहा गया है, प्रिपेयर फॉर द 3 मंथ एंडिंग प्रोडक्शन बजट बनाना है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें हम और एक बात बता दें कि अगर, एक मिनट, अगर इस क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, अगर इस क्वेश्चन में ये तो सारा सेल्स था, तो सेल्स तो बता ही दिया है। सेल्स के साथ साथ यहाँ पे एट द एंड वाला यानी कि क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, नेक्स्ट मंथ का आधा, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक मालूम पड़ गया, और जब क्लोजिंग स्टॉक मालूम पड़ गया तो एक महीने का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे महीने का ओपनिंग स्टॉक बनता है। इसका मतलब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी बताया हुआ है, तुम्हें खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे एक बार ट्राई करके देखना, अगर नहीं बनता है तो अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। एक बार इसका ये कर देना, कमेंट में बता देना कि बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना होगा तो नेक्स्ट बार हम बना देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।